BBN लाइव क्लासेस। मैं ओम प्रकाश स्वामी, केमिस्ट्री 12th क्लास। तो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में आज बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक पॉइंट है जो है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है आपके, सरल भी है आपका यूनिट और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। पूरे में से पूरे मार्क्स आप जो है इस यूनिट में ला सकते हैं। पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ के ये अवयवी कणों के द्वारा ये ठोस पदार्थ बना हुआ है। ये इसमें स्थित अवयवी कण है। इन अवयवी कणों के द्वारा ये ठोस पदार्थ है वो निर्मित है। अब इस ठोस पदार्थ की ये चार सतह हो गई, ये चार सतह हो गई। अब इस सतह में से जिस सतह के ऊपर जो घटनाएं होती हैं, जैसे मान लो अपन ये सतह ले इसकी, इस सतह के ऊपर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और इन घटनाओं का अध्ययन जिसके अंदर अपन करते हैं वो पृष्ठ रसायन कहलाती है। यानी किसी ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर होने वाली, सतह के ऊपर या पृष्ठ के ऊपर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इसकी सतह के ऊपर होते हैं, जिसमें से देखो इसके अंदर एक तो होती है अधिशोषण। अधिशोषण की घटना इस ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर होती है। एक होती है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण की घटना भी इसी ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर होती है। एक होती है कोलाइड अवस्था। कोलाइड, इस तरह से कोई भी ठोस पदार्थ है उसकी सतह के ऊपर अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड आदि घटनाएं जो होती हैं वो ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर होती हैं। अतः रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड इनका अध्ययन किया जाता है उसको अपन पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब इनका अपन बारी बारी के साथ में अध्ययन करते हैं इनका। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण के बारे में पढ़ते हैं अपन। ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ के बाहर कोई भी द्रव या गैस के कण स्थित है। गैस के मान लो ये ठोस पदार्थ है, तो इस ठोस पदार्थ को जब इस द्रव या गैस के संपर्क में लाया जाता है तो द्रव या गैस के कण जो होते हैं वो इस ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर आकर संचित हो जाते हैं। अर्थात ये कण इस ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर आकर के संचित हो जाते हैं और इस संचित होने की प्रक्रिया को ही अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण का मतलब क्या हुआ? जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के कण संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। दूसरा आता है अधिशोष्य। अधिशोष्य का मतलब होता है ये जो द्रव या गैस के कण हैं, ये जो द्रव या गैस के कण हैं ये अधिशोष्य कहलाते हैं। अधिशोष्य की परिभाषा क्या होगी? जब किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह पर जो कण द्रव या गैस के आकर के संचित होते हैं उन कणों को अधिशोष्य कहा जाता है। अर्थात किसी द्रव या गैस के जो कण ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर आकर संचित होते हैं या अधिशोषित होते हैं उसे अधिशोष्य कहा जाता है। ये अधिशोष्य कहा जाता है। इसके बाद में अगला आता है अधिशोषक।
अधिशोषक। अधिशोषक का मतलब होता है ये जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं। अर्थात जिस ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य आकर के जमते हैं, अधिशोष्य आकर के संचित होते हैं, उसको अधिशोषक कहा जाता है। तो ये आपका अधिशोषक हो गया। ये जो ठोस पदार्थ क्या हो गया आपका? अधिशोषक हो गया। ये अधिशोष्य हो गए, ये अधिशोषक हो गया। और अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कण आकर के जमते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? अधिशोषण कहते हैं। एक होता है अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ किसी अधिशोषक पदार्थ की वह सतह, किसी अधिशोषक पदार्थ की वह सतह जिसके ऊपर अधिशोष्य कण आकर के जमते हैं, उस सतह को अंतरापृष्ठ कहा जाता है। अर्थात इस ठोस पदार्थ की यहां से लेकर के यहां तक की ये जो सतह है, ये सतह अंतरापृष्ठ कहलाती है। अगला है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र का मतलब होता है अधिशोषक पदार्थ की अंतरापृष्ठ, अधिशोषक पदार्थ की अंतरापृष्ठ का वह स्थान जहां मुक्त संयोजकताएं अधिक पाई जाती हैं, उसको सक्रिय केंद्र कहते हैं। इस अंतरापृष्ठ पर ऐसे मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, तो मुक्त संयोजकताएं जहां पर ज्यादा पाई जाएंगी वहां अधिशोषण की क्रिया हमेशा ज्यादा होगी। तो ये आपका कहलाता है सक्रिय केंद्र। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, पहला अधिशोषण आ गया, दूसरा अधिशोष्य आ गया, तीसरा अधिशोषक आ गया, चौथा अंतरापृष्ठ आ गया, पांचवा सक्रिय केंद्र आ गया, छठा आता है धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण का मतलब होता है कि ये जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ पर तो अधिशोष्य के कण आकर के जमते हैं, यहाँ पर संचित होते हैं। यदि किसी ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता बढ़ती है, यानी बढ़ती है, अगर अधिशोष्य की सांद्रता बढ़ती है तो उसको धनात्मक अधिशोषण कहा जाता है। फिर सातवां आता है ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण का मतलब है जब अधिशोषक पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता घटती है। अगर अधिशोष्य की सांद्रता घटती है तो घटनी को क्या कहते हैं अपन? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। इस प्रकार से धनात्मक अधिशोषण का मतलब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता बढ़ना, और ऋणात्मक अधिशोषण का मतलब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता घटना ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। अब अपन अधिशोषण के उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अधिशोषण किस किस में होता है। जैसे नंबर 1 पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे O2 है, Cl2 है, NH3 है और SO2 है। ये गैसें हैं। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इन गैसों को यदि किसी पात्र के अंदर अपन भरते हैं, ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर अपन इसके गैसों को भर दिया और फिर इसमें चारकोल चूर्ण डाल दिया। चारकोल, ये चारकोल चूर्ण है, इस चारकोल चूर्ण को डाल दिया। पहले इन गैसों का इस पात्र में दाब अधिक था, लेकिन जो ही अपन इसमें चारकोल चूर्ण डाल देंगे तो पात्र के अंदर गैसों का दाब कम हो जाएगा। क्यों कम क्यों हुआ? क्योंकि चारकोल चूर्ण के द्वारा ये गैसें अधिशोषित हो गई। तो पहला उदाहरण यही हो गया आपका कि चारकोल चूर्ण के द्वारा जब किसी ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि को किसी बंद पात्र में रख दें और उसके अंदर चारकोल चूर्ण डाल दिया जाता है तो इन गैसों का दाब कम हो जाता है, कारण चारकोल चूर्ण द्वारा इन गैसों का जो है अधिशोषण हो गया। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, कार्बनिक रंजक है। कार्बनिक रंजक मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू, ये कार्बनिक रंजक है मेथिलीन ब्लू। कार्बनिक रंजक मेथिलीन ब्लू को यदि जानत्व चारकोल में से प्रवाहित किया जाए तो जो ब्लू रंग जो है इसका,
ब्लू रंग जो होता है वो अधिशोषित हो जाता है और ये कार्बन रंजक जो होता है वो रंगहीन प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण अधिशोषण का ये हो गया कि कार्बनिक रंजक जो मेथिलीन ब्लू है, यदि इसको जानित्व चारकोल में से प्रवाहित कर दिया जाए तो ब्लू रंग का अधिशोषण हो जाता है और कार्बनिक रंजक जो होता है वो रंगहीन प्राप्त हो जाता है। तीसरा उदाहरण ले सकते हैं अपन, H2 गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम, पीडी और निकिल धातु की सतह पर अधिशोषित किया जा सकता है। चौथा उदाहरण है नमी युक्त, यदि वायु होती है, नमी युक्त वायु को यदि सिलिका जेल नमी युक्त वायु को यदि सिलिका जेल में से प्रवाहित कर दिया जाए तो नमी का अधिशोषण हो जाता है। सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण हो जाता है और शुष्क वायु जो होती है वो अपन को प्राप्त हो जाती है। तो ये भी इसका उदाहरण हो गया। पांचवा उदाहरण अपन इसका ले सकते हैं कि शर्करा का जो विलयन होता है, यदि इसको जानित्व चारकोल में से प्रवाहित कर दिया जाए तो वह रंगहीन प्राप्त हो जाता है। शर्करा विलयन को जानित्व चारकोल में से प्रवाहित किया जाए तो वह रंगहीन प्राप्त होता है, क्योंकि ये इसमें भी अधिशोषण की क्रिया हो गई। तो 5 उदाहरण हो गए आपके अधिशोषण के, 5 उदाहरण हो गए। O2Cl2NH3SO2 को किसी बंद पात्र में लेकर चारकोल चूर्ण डाल दिया जाए तो गैसों का दाब कम हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि अधिशोषण की क्रिया हो गई, चारकोल चूर्ण द्वारा गैसों का अधिशोषण हो गया, इसलिए गैसों का दाब कम हो गया। कार्बनिक रंजक जो मेथिलीन ब्लू है, इसको जानित्व चारकोल में से प्रवाहित कर दिया जाए तो वह रंगीन प्राप्त हो जाता है। H2 गैस को जो है पैलेडियम और निकिल धातु की सतह पर अधिशोषित किया जा सकता है। नमी युक्त वायु को यदि सिलिका जेल में से प्रवाहित कर दिया जाए तो वह नमी अधिशोषित हो जाती है और शर्करा विलयन को जानित्व चारकोल में से प्रवाहित किया जाए तो वह रंगीन प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये 5 उदाहरण जो है आपके अधिशोषण के हो गए। उसके बाद में लेते हैं विशोषण। 8वां पॉइंट लेते हैं अपन विशोषण। विशोषण अधिशोषण का बिल्कुल विपरीत, यानी कि किसी ठोस पदार्थ की सतह के ऊपर यदि अधिशोषी कण आकर जमते हैं तो उसको अधिशोषण कहते हैं। और ये अधिशोषी के कण जो होते हैं, इन अधिशोषी कणों को यहाँ से अगर हटा दें, हटाना, अगर इन अधिशोषी कणों को अधिशोषक की सतह से हटा दिया जाता है उस क्रिया को विशोषण कहा जाता है। अधिशोषण के विपरीत क्रिया हुई। अधिशोषण में कण आकर के पृष्ठ के ऊपर जमते हैं यानी संचित होते हैं, जबकि विशोषण में पृष्ठ से ये कण जो होते हैं वो हटते हैं। तो हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अपन विशोषण कहते हैं। एक पॉइंट होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को, मान लो ये पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को किसी गैस या द्रव्य के संपर्क में रखा जाता है तो गैस या द्रव्य के कण इस पदार्थ के अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। सतह पर यदि होते हैं तो वो अधिशोषण हो गया, और यदि अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाते हैं तो वो हो गया अवशोषण। जैसे पानी, शाही शोष के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है, और शाही शोष के अंदर पानी समान रूप से वितरित हो जाता है तो वो अवशोषण की क्रिया हो गई। अवशोषण के अंदर जो होती है, क्या होता है अवशोषण के अंदर? पदार्थ समान रूप से वितरित होता है किसी पदार्थ के अंदर, जबकि अधिशोषण के अंदर जो है पदार्थ केवल सतह के ऊपर होता है। अगर आपको अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछ दिया जाए कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, तो पहला अंतर बता रहा हूं मैं इनमें। पहला अंतर है अधिशोषण और अवशोषण में। अधिशोषण में किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव्य या गैस के कण ठोस पदार्थ की सतह पर संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जबकि अवशोषण, जब किसी पदार्थ को द्रव्य या गैस के रूप संपर्क में रखा जाता है
तो द्रव या गैस के कण पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। दूसरा अंतर क्या हो गया? अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है, जबकि अवशोषण एक स्थूल घटना होती है। ये एक स्थूल घटना है क्योंकि इसमें पदार्थ समान रूप से वितरित होता है, इसलिए ये स्थूल घटना हो गई। तीसरा अंतर ये हो सकता है इसमें कि अधिशोषण समान गति से होता है। अधिशोषण समान गति से, जबकि अवशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से, तथा कुछ समय बाद धीरे हो जाता है। ये इसमें तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर ले सकते हैं अपन, जैसे सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण होता है, जबकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण होता है। यदि इन दोनों के अंदर यदि अंतर को अपन इस डायग्राम के द्वारा यदि दर्शाएं, तो ये मान लो ये दो पात्र हैं, ये दो पात्र हुए, और ये दो पात्र, इसमें ये सिलिका जेल लटका दिया गया है और इसमें ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लटका दिया गया है। ये है सिलिका जेल और ये है निर्जल CaCl2, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर लटका दिया है। इसके अंदर दोनों पात्रों के अंदर ये अपनी जलवाष्प भर दी, इसमें भी जलवाष्प भरी हुई है और इसमें भी जलवाष्प भरी हुई है। ये जलवाष्प है, ये दोनों के अंदर जलवाष्प। अब क्या होगा? अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये जलवाष्प कण सिलिका जेल की सतह के ऊपर यहाँ पर आकर के ये एकत्रित हो जाते हैं। ये इसका मतलब यहाँ अधिशोषण हुआ, इसमें क्या हुआ? अधिशोषण है, ये अधिशोषण हो गया। और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में जलवाष्प जो होती है वो समान रूप से वितरित हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया अवशोषण है, ये अवशोषण हो। इस डायग्राम के द्वारा अपन दोनों को अधिशोषण और अवशोषण को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पात्र है जिसमें जलवाष्प भरी हुई है, तो इसमें ये सिलिका जेल है और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है। तो क्या होगा? सिलिका जेल की सतह के ऊपर जलवाष्प के कण जो होते हैं आकर के अधिशोषित हो जाते हैं, अर्थात इसमें अधिशोषण की क्रिया होती है। और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जलवाष्प समान रूप से अवशोषित हो जाती है, समान रूप से वितरित हो जाती है, तो ये अवशोषण कहलाती है। इस प्रकार से अधिशोषण और अवशोषण इन दोनों प्रक्रियाओं को अपन इस डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। अपने पास में अधिशोषण की परिभाषा, अधिशोषक, अंतरापराश, सक्रिय केंद्र, धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण, विशोषण, अवशोषण, और ये दोनों का डायग्राम हो गया। बाकी शेष जो है नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।